हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राहुल अंबूरे। इन्होंने अपना यूजी भाई साहेब सावंत आयुर्वेद महाविद्यालय सावंतवाड़ी से पूरा किया है। इनकी कहानी थोड़ी खास है। इनका पिछले साल एआईपीजीटी में ऑल इंडिया रैंक 16,576 आया था और इस साल एआईपीजीटी में ऑल इंडिया रैंक 138 आया है। और उन्होंने इसके साथ गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज धाराशिव में अगस्त तंत्र की सीट हासिल की है। राहुल, आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। आप इस सक्सेस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? पहले तो धन्यवाद मैम। इस सक्सेस में सबसे बड़ा योगदान रहा है अजित पाटिल सर का। तो सबसे पहले मैं उनको और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जो मेरा इस साल रैंक आया है वो मेरी भी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी आई है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और जो मतलब सोचा था एग्जाम के प्रिपरेशन के स्टार्ट में, वो पूरा होकर मतलब अच्छा लग रहा है अभी। जी। अच्छा, ये जो एआईपीजीटी 2023 में आपकी रैंक 16,576 थी और 2024 में ये 138 हो गई, तो इस सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट के पीछे का सीक्रेट क्या है? मैम, इस सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर अजित पाटिल सर का रहा। तो ये एग्जाम मैंने पिछले साल भी दी थी, पर पिछले साल मतलब इतना सीरियसली नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लो कॉन्फिडेंस था कि ये एग्जाम सिर्फ टॉपर लोग ही क्रैक कर सकते हैं। वैसे फिर मतलब यूजी लाइफ में बहुत पढ़ाई भी नहीं की थी ज्यादा सीरियसली, इसलिए मुझे डर लगता था कि ये एग्जाम में पहले सीट कम है, इसलिए मेरे से क्रैक होगा कि नहीं, ये मुझे सेल्फ डाउट था। पर इस साल जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने एक मन ली थी कि इस साल में जो अजित पाटिल सर बोलेंगे, मतलब जैसा वो ग्रुप पे मैसेज भेजते हैं, पूरा शेड्यूल, मतलब एग्जाम के 15 दिन में एक एग्जाम होती है, जो शेड्यूल वो भेजते थे उसको ब्लाइंडली फॉलो करना, यही मैंने सोचा था। तो अजित पाटिल सर हमेशा बोलते थे कंसिस्टेंसी ट्रांसफर्स एवरेज इनटू एक्सेलेंस। तो कंसिस्टेंसी और खुद के फ्यूचर को लेकर ऑनेस्टी, यही मेरे सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट के पीछे बहुत बड़ा मतलब सीक्रेट है इम्प्रूवमेंट। जी, और आपने खुद एक एग्जाम्पल से किया है कि एआईपीजीटी सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं है, वो ये हर एक उस इंसान के लिए जो कंसिस्टेंटली होके एआईपीजीटी की प्रिपरेशन कर सकता है और एक प्रॉपर प्लान को फॉलो कर सकता है। अच्छा राहुल, आपने अपनी प्रिपरेशन कब और कैसे शुरू की थी? आपका डेली रूटीन क्या होता था? मैम, मैंने मेरी एग्जाम प्रिपरेशन मिड दिसंबर में चालू की थी। मेरी पिछले साल की इंटर्नशिप जून में खत्म हुई थी, पर अगस्त में पहली एग्जाम देखने के बाद मतलब 2-3 महीने मैंने ओपीडी का प्लान किया था, पर वो जब नहीं सक्सेस हुआ तब मैंने मिड दिसंबर में अजित पटेल सर के क्लास लगाए। तो स्टार्टिंग में मैं जब एग्जाम दी थी, पहले एक दो एग्जाम में मेरा स्कोर 130 से 150 तक आता था। तो मुझे एक बेसिकली एक चीज पता चली कि इस एग्जाम में वन रीडिंग सिंगल रीडिंग ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, अगले एग्जाम से थोड़ा सा रिवीजन के लिए टाइम बचाया। मतलब सिलेबस कम भी हुआ तो चलेगा, पर रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो आखिरी के 3 या 4 दिन में रिवीजन के लिए रखता था। तो उससे मेरा स्कोर जो 130 से 150 के बीच में आता, तो वो 250 तक गया। और मेरा ऐसा डेली रूटीन कुछ नहीं था मैम पिछली, क्योंकि मैं जब टाइम मिलता था तब पढ़ाई करता था, बाकी कुछ मेरा ऐसा मतलब ये नहीं था। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई ही करता था। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो एग्जाम है उसमें रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल रीडिंग से कुछ नहीं होगा, और जैसे कि आपको एक सिग्निफिकेंट जंप मिला था आपके मार्क्स में जस्ट बिकॉज ऑफ रिवीजन। सिलेबस पूरा ना हो मगर रिवीजन इज द की इस एग्जाम के लिए। दैट इज वेरी ट्रू। अच्छा राहुल, कौन से सब्जेक्ट्स पे आपने सबसे ज्यादा फोकस किया था और क्यों? मैम, जैसे मैंने पहले बोला था कि मैंने पहले जो एक दो टेस्ट दी थी, तो उसमें सब सिलेबस जितना कवर हो सके उतना ट्राई कर रहा था। तो बाद में जब मतलब एनालाइज किया मैंने एक दो टेस्ट होने के बाद, तो मुझे पता चला कि कुछ मतलब ऐसे टॉपिक है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वो कोर सिलेबस जो है उसमें से 70 to 80 क्वेश्चन बनेंगे। तो उस टॉपिक पे मैंने ज्यादा फोकस किया। जैसे कि सर सर ने भी ये बात बताई थी हमें जनवरी में, कि पहले आप मतलब पूरा सिलेबस अभी स्टार्ट किया है तो पूरा सिलेबस मत मतलब कवर करने का देखो। तो पहले चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, काश्यप, रस, द्रव्य, आयुष जी के और रिसर्च, ये टॉपिक करता था, और उसके साथ अपने एमआरआई नोट्स भी पढ़ता था। तो ये पूरा होने के बाद मैं लास्ट के 3-4 दिन रिवीजन देता था। और जब मैं मतलब आगे जैसे जैसे मतलब एक टेस्ट होने के बाद
एक एक टॉपिक ऐड करता गया उसमें। तो उसकी भी रिवीजन जब होती थी, मतलब दो चार टेस्ट होने के बाद मेरे चार पांच टॉपिक ऐड होते थे। तो बाद में वो मतलब उसकी रिवीजन भी चार पांच बार होती थी, तो अच्छा स्कोर इम्प्रूवमेंट हो रहा था फिर। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरा सिलेबस कभी ना भी हो, मगर धीरे धीरे रिवीजन पे फोकस ज्यादा करना चाहिए और धीरे धीरे टॉपिक्स ऐड करते हुए चलेंगे तो हमारा स्कोर का इम्प्रूवमेंट सिग्निफिकेंटली हो सकता है। अच्छा हाँ। राहुल, स्टडी मटेरियल्स और रिसोर्सेज के लिए आपने किसे प्रेफर किया था, और कोई स्पेसिफिक बुक्स या कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपने कुछ रेफर किए थे क्या? मैम मैंने स्टडी मटेरियल के लिए पूरा मतलब अजित पाटिल सर के जो नोट्स है वो फॉलो किया था, और चरक सुश्रुत और अष्टांग हृदय के लिए संहिता ली थी सर ने जो बताई थी। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो मैम आयुर्गाइड ऐप ही यूज करता था जो कि सर का है, तो दूसरा कुछ नहीं किया अभी। जी जैसे आपने बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म को स्टिक रहे जैसे आयुर गाइड, वैसे अगर हम किसी एक ही चीज को स्टिक रहते हैं तो उससे हमें रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं, बिकॉज हमें उसका पूरा इन डेप्थ पता होता है एंड हमारा दिमाग भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है कि ये भी करना है वो भी करना है, किसी एक को फॉलो करना हमेशा एक बेटर स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा राहुल, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स ने आपकी तैयारी में क्या रोल निभाया? मैम मॉक टेस्ट का तो मेरे मतलब जो प्रिपरेशन था उसमें बहुत मतलब उससे हेल्प हुई मुझे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट थी ना, जो आपके आयुर्वेद ऐप पे अवेलेबल है, तो वो मैंने लगभग 2 महीने से पहले ही देनी स्टार्ट की थी। मतलब बहुत जन ऐसे करते हैं कि जब मेरी प्रिपरेशन पूरी होगी तब मैं वो सॉल्व करूंगा और मेरा मार्क्स कितने आते हैं वो देखूंगा। पर मैंने वो उसका ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे फाइनल में स्कोर करना था। तो अभी सिर्फ मतलब एक एज ए प्रैक्टिस मैंने देना चालू किया था। तो मुझे उससे पता चला कि मेरा कौन सा टॉपिक पूरे मतलब सिलेबस में से कौन सा टॉपिक वीक है, मुझे कौन से टॉपिक पे फोकस और ज्यादा करना चाहिए। और मतलब क्वेश्चन भी कहाँ से बनते हैं जो मॉक टेस्ट में है वो पता चलता है। तो उस टॉपिक भी मेरा रह चुका है, वो कवर करने का मैं ज्यादा सोचता था, इसलिए मॉक टेस्ट में मेरा जो स्कोर से पहले मेरा स्कोर जो 250 तक आता था, तो मॉक टेस्ट के बाद मैंने जब ये पूरा मैं एनालाइज किया जो वीक टॉपिक है, क्वेश्चन कहाँ से बन रहे, ये सब पूरा होने के बाद मेरा स्कोर मैम 300 तक गया मॉक टेस्ट में। जी आपने बहुत ही सही स्ट्रेटेजी यूज की थी कि आपने 2 महीने पहले से ये सारे मॉक देने शुरू कर दिए थे, तो आपको क्लियरली पता चला कि आपका कौन से टॉपिक वीक है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, एंड इसको इसका स्कोर भी सिग्निफिकेंट इंप्रूव हुआ है। सो दैट्स अ रियली गुड स्ट्रेटेजी राहुल, आई मस्ट से। अच्छा, एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया था? हाँ मैम, मैं ज्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं लेता था वैसे तो, क्योंकि प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता। पर तब जब भी स्ट्रेस आता था तब मैं मतलब प्रीवियस ईयर जो सक्सेस स्टोरी है वो पढ़ता था, कभी कभी इंटरव्यू देखता था। तो इससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था कि सबके लाइफ में ऐसे ही मतलब जाना होता है इसी फेज से, तो उतना तो स्ट्रेस आता ही है। और लास्ट लास्ट में जब मतलब कितना भी आप मन को तसल्ली दे तब भी लास्ट में थोड़ा स्ट्रेस आता ही है। तो उसमें अजित पाटिल सर हमेशा मैसेज ग्रुप पे भेजते थे कि वर्स्ट के लिए तैयार रहो, मतलब अपनी लाइफ में वर्स्ट, इससे वर्स्ट क्या होगा ये सोचो। मतलब अगर अपना नंबर भी नहीं लगेगा एआईपीजीटी में सब, तो भी अपनी लाइफ रुकेगी नहीं। तो ऐसा सोच के मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट करता था कि नहीं भी नंबर लगा तो भी लाइफ रुकेगी नहीं, अच्छा डॉक्टर तो बनने वाले हम। तो ऐसा सोचकर मतलब करता था, तो स्ट्रेस मैनेज भी हो जाता था और पढ़ाई भी अच्छे से होती थी। तो ऐसे ही करता था। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपना वर्स्ट केस सोच के चलना चाहिए कि हम एक अच्छे डॉक्टर तो बनने ही वाले हैं अगर कुछ नहीं हुआ तो, इसलिए हमें स्ट्रेस हाँ नहीं लेना है और आराम से अपने प्रिपरेशन पे पूरा फोकस करना है। अच्छा राहुल, आपके हिसाब से एआई पीएचडी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है और उनसे कैसे निपटा जा सकता है? मैम, मुझे लगता है एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कंसिस्टेंसी। क्योंकि मैंने बहुत जनों का देखा है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं रखते, एक एग्जाम सीरियसली देंगे, स्कोर अच्छा आएगा, नहीं भी आएगा तो भी वो अगले टेस्ट में वो कंसिस्टेंसी नहीं रखेगी। मतलब एक एग्जाम देंगे, अगला एग्जाम फिर किसी कारण की वजह से नहीं देंगे, फिर देंगे। मतलब ये जो पैटर्न है वो बहुत गलत होगा, क्योंकि अपने को मतलब एक मैराथन के लिए जाना है। ऐसा ये नहीं है कि एक ही बार में अच्छा स्कोर आ गया तो हो जाएगा, या एक ही टेस्ट में कम हो जाएगा तो अगले में कम आ जाएगा।
तो ये ज्यादा ना सोचकर मतलब कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज है, कि अपने मार्क कम भी आए ज्यादा भी आए कुछ भी हो, पर कंसिस्टेंसी मतलब जो हमने टाइम पीरियड डिसाइड किया है 6 महीना 4 महीना, तो उसमें ऑनेस्टली उतना मतलब कंसिस्टेंटली करे तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है। और इस मेंटेन करना और साथ में स्ट्रेस मैनेज करना, क्योंकि बहुत लोग जो है स्ट्रेस की वजह से कंटिन्यू नहीं रखता, क्योंकि उनको कभी कभी मार्क्स कम आते हैं तो उनको लगता है मेरा नहीं होगा। तो अभी फाइनल रिजल्ट के बारे में न सोचकर सिर्फ अपने को करना है और ऑनेस्टली ये एग्जाम देना है, यही सोचकर कंसिस्टेंटली करना चाहिए। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की तो ये एग्जाम मतलब क्रैक हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम कंसिस्टेंटली इस पे फोकस करेंगे तभी हमें एग्जाम क्रैक कर सकते हैं कि हमने आज एक एग्जाम दिया, नहीं दिया, बाद में छोड़ दिया, एक में कम मार्क्स है तो आगे भी हमारा अच्छे मार्क्स नहीं आएगा, अगर हम ऐसे सोच के चल रहे तो ये अप्रोच काम नहीं करेगा। हमें कंसिस्टेंटली हर एग्जाम देते हुए चलना चाहिए, फोकस पे फोकस रखते हुए सारी प्रिपरेशन करती रहनी चाहिए। अच्छा राहुल, ऐसे रूमर्स है कि अप्रैल में एग्जाम हो सकता है, तो ऐसे हाँ। सिचुएशन में स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए एस्पिरेंट्स को? मैम हमारे टाइम पे भी एक ऐसा ही रूमर आया था कि अप्रैल में एग्जाम होने वाला है। तो मैंने तो मिड दिसंबर से एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो लगभग 2 3 या 4 ही महीने मेरे पास प्रिपरेशन के लिए बचे थे। तो मुझे भी ऐसा डर लगता था कि अभी 3 4 महीने में क्या ही होगा। तब भी मतलब एक ऐसा लगता था, और बाद में ऐसा भी मतलब थोड़ा बार मन को तसल्ली देने के बाद ऐसा लगता था कि 3 4 महीने है तो शायद कम से कम हम 250 या 250 से ऊपर मार्क्स हम ले सकते हैं। मतलब एटलीस्ट प्राइवेट के लिए तो प्रिपेयर रहना चाहिए अब। पर मैम एग्जाम मतलब बाद में पोस्टपोन हुआ और मतलब मेरा पूरा प्रिपरेशन हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैम ये जो एग्जाम की रूमर्स है, एग्जाम कभी भी हो तो सबके लिए वो टाइम तो उतना ही है। मतलब हमारे अकेले के लिए एग्जाम अप्रैल में और बाद में बाकी लोगों के लिए जून में, ऐसा तो नहीं होगा। तो सबके लिए वही टाइम मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो सबके लिए है वो अपने के लिए भी कंडीशन वही है, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। एग्जाम कभी भी हो, 4 महीने हो 5 महीना हो, अब मतलब खुद अपन ने ऑनेस्टली ये एग्जाम दे मतलब प्रिपरेशन अपनी चालू रखनी चाहिए। जी सही बात है कि हमारा एग्जाम अप्रैल में हो या जून में हो, उससे हमारे प्रिपरेशन फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस सबके लिए एग्जाम साथ में ही होने वाली है, सबके सिचुएशन सेम है, तो उससे उतना फर्क हमें उस पर उतना फोकस नहीं करना चाहिए इस प्रॉब्लम के ऊपर है। अच्छा राहुल, कई एस्पिरेंट्स अभी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं, तो क्या अभी स्टार्ट करने से अच्छा रैंक ला सकते हैं क्या, या फिर गवर्नमेंट को टारगेट किया जा सकता है क्या? जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने भी एग्जाम का स्टार्ट मतलब मिड दिसंबर से ही चालू किया था। तो मुझे भी पूरे प्रिपरेशन के लिए 6 महीना ही मिले थे। तो उसमें से 6 महीना तो पूरा मैं भी नहीं पढ़ सकता था, कि मतलब कुछ तो दिन ऐसे आएंगे जो पूरा वेस्ट होगा, कुछ तो घर में काम होगा, कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ में चलता ही जाएगा। तो मुझे भी 4 या 5 महीने ही पूरा मतलब ऑनेस्टली पढ़ने को टाइम मिला है। तो मैम जब मैंने एक मतलब एक प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो उसी 2 4 दिन में एक सर ने सक्सेस स्टोरी भेजी थी एक स्टूडेंट की। उसने भी मिड दिसंबर या दिसंबर से कुछ तो स्टार्ट किया था, मुझे अभी याद नहीं है। तो स्टोरी पढ़ के मैं मोटिवेट हुआ था कि अगर किसी का तो हो सकता है मतलब 5 6 महीने करके भी, तो मेरा भी हो जाएगा, मैं भी कुछ मतलब कर सकता हूँ। इससे मुझे मोटिवेशन मिली और मैंने सर को ब्लाइंडली सर जो बताते हैं वो फॉलो करके एग्जाम क्रैक हुई है। तो मैम 4 5 महीने मुझे लगता है बहुत सफिशिएंट टाइम है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सिर्फ आपको ये फॉलो करना है कि ऑनेस्टली और कंसिस्टेंसी, ज्यादा बाकी का नहीं सोच कर सिर्फ एग्जाम पे फोकस करे, तो 4 5 महीने में एग्जाम क्रैक हो सकती है। मुझे ऐसा पर्सनली, क्योंकि मैंने एक करके भी देखा है और प्रीवियस ईयर स्टूडेंट की भी सक्सेस स्टोरी में देखा है। और ये कभी कभी एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी बाकी लोगों ने बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने मैम जितने भी मेरे बाकी के दोस्त थे, जो ये सबसे बात करने के बाद मुझे भी ये सब यही बोलते थे कि हमने लास्ट के 4 5 महीने में पर ज्यादा से ज्यादा पढ़ा था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज्यादा से ज्यादा लोग पहले से स्टार्ट करते, ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब लेटली ही अपना पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है वही चीज इंपॉर्टेंट है कि अपने पास टाइम कितना है और उसमें अपने को टॉपिक कैसे कवर करने हैं, ये अपन प्लानिंग उतना ही करना चाहिए। टाइम कितना है, एग्जाम कब होगा, उसमें ज्यादा नहीं फोकस करना चाहिए।
खुद को एग्जाम मतलब क्रैक करनी है तो ऑनेस्टली उसको प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से। ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारे पहले किसी ने किया है, जैसे आपने किया है, आपने भी सक्सेस स्टोरीज पढ़ी है, एंड ज्यादातर लोग लास्ट के 5 4 5 महीने में स्टार्ट करते हैं। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि जो अभी स्टार्ट कर रहा है उनका भी हो सकता है। उन्हें होप्स नहीं खोनी चाहिए एग्जाम कब हो रहा है, क्यों, कैसे हो रहा है, उस पर ना फोकस करते हुए अपने प्रिपरेशन में फोकस करें डेडिकेटेडली। तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल टू गेट अ गुड रैंक इवन इफ यू स्टार्ट नाउ। अच्छा राहुल, जब एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी थी, तो जो 2 महीने थे आपके लास्ट के, आपने उस टाइम पे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रखी थी और आपने स्ट्रेस लेवल को कैसे मैनेज किया था? मैम जो एग्जाम का डेट अनाउंस था वो अनएक्सपेक्टेड ही था, जो कि सब एस्पिरेंट्स के लिए अनएक्सपेक्टेड ही होता है। तो जब वो अनाउंस हुआ तो मुझे लगा था अभी मेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अ, मतलब सबको ऐसा लगता है कि मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है और बचे सिर्फ 2 महीने हैं, तो अभी हम क्या ही कर सकते हैं। पर ये जो टाइम पीरियड होता है ये शायद 1 ही या 2 दिन ही होता है। बाद में तो सब मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा भी एक दिन ऐसे ही गया, तो जब एग्जाम अनाउंस हुआ था तो मैंने ये मन को मतलब तसल्ली दी थी कि एग्जाम अभी है, डेट तो चेंज नहीं होने वाला। तो मेरे हाथ में ये जो 2 महीने है उसमें ही ऑनेस्टली जो है मैं वो मतलब जितनी प्रिपरेशन हो सके उतनी कर सकता हूँ। तो मैम लास्ट के 2 महीने में मैंने स्टार्ट ली, जो मेरे स्टार्ट के जो पहले दिन थे तो उसमें जो मेरे वीक टॉपिक है अब मैंने कभी भी नहीं पढ़े, पर उससे एपीजीटी में क्वेश्चन आते हैं तो पहले पढ़े। बाद में धीरे धीरे मैंने बाकी मतलब जो पहला मेरा कोर सिलेबस था वो ऐड करके मॉक टेस्ट देना चालू किया। पहले मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे समझ में आया कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहा है। तो 2 महीने भी बहुत सफिशिएंटली होते हैं जब अपने पहले 4 महीने या 3 महीने अच्छे से पढ़ाई की होती है। तो मुझे लगता है। और मैम इसमें क्या हुआ कि लास्ट का जो 1 महीना था उसमें मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, तो मेरे उसमें 10 दिन गए थे। तो एग्जाम के लिए सिर्फ मतलब 30 दिन में से 10 दिन गए और 20 ही दिन बचे थे। तो बहुत डर लगता था कि अभी 10 दिन तो गए, बाकी लोगों का बहुत पढ़ाई होगा, वो मतलब हुई होगी, तो लास्ट के 20 दिन में अब क्या ही होगा पढ़ने से। तब मैंने जब एक दोस्त से बात की, उसने बताया मुझे कि जो तूने 4 महीने से पढ़ाई की है वो अगर तू अभी इस 20 दिन में नहीं पढ़ाएगा तो मतलब वो पूरा ही वेस्ट हो जाएगा, मतलब जो स्कोर आने वाला है उतना भी नहीं आएगा। तो मैंने ऐसा सोचा कि ठीक है, अपन जो 4 महीने पढ़ाई की है उसको तो मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लास्ट के 20 दिन में भी अच्छे से पढ़ाई की बाद में, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब उस 20 दिन में मेरा सबसे ज्यादा स्कोर बढ़ा, क्योंकि मैंने मतलब स्ट्रेस ज्यादा नहीं लिया उस चीज का कि मेरे 10 दिन वेस्ट हुए, अभी 20 ही दिन बाकी है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है, और जितना हो उस उतना हो सके उतना पढ़ो लास्ट तक। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो है वो आएंगे ही, सबको आते हैं, और हमें उसका स्ट्रेस ना लेते हुए अपने प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसका गिल्ट नहीं आने देना है कि अरे ये टाइम वेस्ट हो गया, बल्कि जितना टाइम अपने हाथ में है उससे हम लोग कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अच्छा राहुल, आप फ्यूचर एआई पीएचडी एस्पिरेंट्स को क्या टिप्स और एडवाइस देना चाहें? मैम टिप्स और एडवाइस तो यही है कि जितना आप मतलब कंसिस्टेंसी ऑनेस्टी रखकर ये मतलब एग्जाम आप प्रिपरेशन करेंगे उतना ही आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस प्रिपरेशन में सबसे बड़ी चीज है ऑनेस्टी रहनी चाहिए, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि हम 10 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे मन लगा कर पढ़ा तो सिर्फ 2 घंटे ही होता है। सिर्फ मन की तसल्ली के लिए ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारी पढ़ाई की आज, पर टॉपिक एक ही या दो ही कवर किए होते हैं, मतलब डेली जो आपने टारगेट सेट किया होता है वो पूरा नहीं होता। पर सिर्फ हम लाइब्रेरी में ज्यादा देर बैठते हैं, अपने को लगता है कि अपन बहुत सारा मतलब किया है। तो ये ऑनेस्टी खुद के मन को पता होता है कि आप आज कितना सिलेबस कवर किया है। तो ये डेली टारगेट ऑनेस्टली कंप्लीट करना और फाइनल टारगेट कैसा अचीव करना, यही आप सोचना चाहिए। यही टिप्स है मैम, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में ही सोचें। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें टाइम पे फोकस ना करते हुए जो टारगेट है कि आज 2 टॉपिक कवर करने हैं, आज 3 टॉपिक कवर करना है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और उसे ऑनेस्टली कवर करना चाहिए, ना कि टाइम देखना चाहिए कि आज 10 घंटे बैठे, आज 12 घंटे बैठे हैं। अच्छा राहुल, इस जर्नी में आपने सबसे वैल्यूएबल लेसन क्या सीखा?
हाँ मैम, एक वैल्यूएबल लेसन तो मैं एक ही लाइन में बताना चाहूंगा कि मुझे लगता है ये मिला है कि मेहनत करने से रिजल्ट मिलता है। जो एस्पिरेंट्स है नए, वो भी मेहनत करके देखे, उनको भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यही कहना चाहता हूँ, मतलब मेहनत करने से रिजल्ट मिलता है, ये देखा है मैंने इस प्रिपरेशन की जर्नी में। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि मेहनत करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म है, और हमें मेहनत नहीं हाँ। छोड़नी चाहिए। यस मैम। जी राहुल, अच्छा राहुल, एग्जाम के वन नाइट बिफोर आपने किस तरह से खुद को प्रिपेयर्ड रखा था? मैम उसमें गलती हुई थी, क्योंकि मैं पहले से मतलब सर हमेशा बोलते थे कि एग्जाम से एक दो महीने पहले अपना लेट नाइट पढ़ाई करने की आदत थोड़ा चेंज करो, और जल्दी सोना और जल्दी उठने के बाद मतलब एग्जाम देने के टाइम पे आपको अच्छा फील होगा। तो मैंने वो मतलब थोड़ी सी बात फॉलो नहीं की, क्योंकि मैं लेट नाइट पढ़ता ही मतलब स्ट्रेस की वजह से मैं लेट नाइट पढ़ता ही गया था। तो मुझे लगा था कि मैं एग्जाम के एक दो पहले ही लेट नाइट मतलब जल्दी सोने का ट्राई करूंगा तो सो जाऊंगा। पर दिन भर पढ़ने के बाद जब रात को सोने का ट्राई किया, तब मुझे नींद ही नहीं लगी। तो शायद मुझे सिर्फ पूरे नाइट में 2 या 3 आवर्स की ही नींद मिली होगी। तो जब मैं सुबह एग्जाम 9 बजे था, तो एग्जाम में स्टार्टिंग के आधा से 1 घंटा मतलब आधा घंटा तो मुझे नींद ही आ रही थी। तो उसमें वो बहुत मतलब मिस्टेक हुई थी मेरी। पर अपनी प्रिपरेशन अच्छी होगी और अच्छे से 6 महीने दिया होगा, तो ये छोटी चीज मतलब ज्यादा ये नहीं करती, मायने नहीं रखती। पर मुझे लगता है कि जो सर बताते हैं पहले ही 1 महीने मतलब फाइनल एग्जाम के 1 महीने पहले आप जल्दी सोने के बारे में सोचे, क्योंकि एग्जाम के दिन में वो स्ट्रेस मैनेज नहीं होगा, क्योंकि नींद आ रही होगी, एग्जाम का स्ट्रेस होगा। तो प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी तो नो डाउट आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। पर जब थोड़ा ये मतलब इम्प्रूवमेंट हो सकती थी कि अभी ये मैंने फॉलो किया होता तो और 2 4 क्वेश्चन ज्यादा आते थे, कुछ तो होता था, ऐसा मुझे लगता है अभी भी। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारी जो नींद है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो गलती आपसे हुई है वो बाकी एस्पिरेंट्स ना करें, इसके लिए उन्हें 1 या 2 महीना पहले से लेट नाइट में जगना छोड़ के सोना शुरू करना चाहिए। अपना जो बॉडी का साइकिल है वो उस एग्जाम के अकॉर्डिंगली, उसके टाइम के अकॉर्डिंगली रखना चाहिए, तो उससे मेरा ध्यान उस टाइम बेटर लग पाता है। अच्छा राहुल, आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? मैम शॉर्ट टर्म गोल तो अभी पीजी कंप्लीट करना ही है, और लॉन्ग टर्म में मैं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसमें अभी वो तैयारी चालू की है मैंने। तो वही गोल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एमपीएससी और यूपीएससी में। ओ दैट्स वेरी नाइस राहुल कि आप एआई पीएचडी क्रैक करने के बाद अब एमपीएससी और यूपीएससी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। एंड आई रियली विश कि आपने जैसे एआई पीएचडी को इतने अच्छे से क्रैक किया है, आप एमपीएससी यूपीएससी जो भी आपका डिजायर एग्जाम है, आप उसे भी इतने ही फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर सके। अच्छा लास्टली, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का एक मेन हाईलाइट क्या था जिससे आप हमारे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मेन हाईलाइट तो मेरा ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे ही था। मतलब मैं पूरा सिलेबस, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे थे जो जो 20 20 बार मैंने पढ़े थे, 20 20 टाइम्स मेरा वो रिपीट हुआ था। तो उसके वजह से वो मुझे बहुत अच्छे से याद हो गए थे, तो उस पर ज्यादा फोकस मतलब फाइनल में नहीं करना पड़ा मुझे। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि सब एस्पिरेंट्स रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये एग्जाम मल्टीपल रिवीजन आप जितना देंगे तो उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलता जाएगा। क्योंकि सिंगल रीडिंग से मैंने बहुत बार मतलब एक दो एग्जाम ट्राई किया, पर वो कुछ याद नहीं रहता। तो जितना रिवीजन देंगे उतना ही अच्छा होगा। और जो अपने मेन कोर सिलेबस क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था चरक सुश्रुत अष्टांग काश्यप और रस द्रव्य और आयुष जी के रिसर्च, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 70 to 80 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो पहले एक और सिलेबस कंप्लीट करें, और बाद में धीरे धीरे बाकी के टॉपिक्स ऐड करते करते पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के देखिए। ने बिल्कुल सही कहा, हमें जो है 80-20 रूल फॉलो करना चाहिए कि जो उसमें सबसे ज्यादा सिलेबस आता, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस सिलेबस से आता है सबसे पहले उसे फोकस करना चाहिए कंप्लीट करने का, and बाद में हमें बाकी टॉपिक्स में ऐड करते जाना चाहिए। एंड आपने बहुत अच्छे से बताया हमें कि हमें कैसे, आपने कैसे धीरे धीरे पहले रिवीजन बढ़ाया अपना, तो उससे आपका मार्क्स इम्प्रूव हुआ,
एंड बाद में फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके उससे कौन से टॉपिक आ रहे हैं उन पे फोकस करके उससे अपने अपने स्कोर को इम्प्रूव किया। सो आपने जो स्लोली स्लोली आपकी जो स्कोर को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है, दैट्स रियली गुड। एंड आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज हमारे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर की है, एंड आई एम श्योर कि उन्हें इससे बहुत सारी हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच राहुल कि आप अपना टाइम निकाल के आए, हमारे साथ जुड़े, और हमारे एस्पिरेंट्स को इतना मोटिवेट किया, अपने टिप्स एडवाइस शेयर किया, अपनी जर्नी को शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम।